आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, चलें, ग्रेट। सो हम स्टार्ट करने लगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IS40 हो जाता है। ओके जी। सो स्टैंडर्ड का नाम है IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली बेटा, आपने जब I16 पढ़ा था तो हमने वहां पे भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। सबसे पहली बात तो ये कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना कोई नॉन करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक नॉन करंट एसेट है, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ या ये बिल्डिंग है या ये लैंड है। यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या, एक नॉन करंट एसेट है, लैंड या बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग या बोथ। ऐसी लैंड और बिल्डिंग जिन्हें हमने या रेंटल इनकम कमाने के लिए रखा हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हो। ये दो में से एक मकासद हो। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाए, मैं इस डेफिनेशन को और एलिबरेट कर रहा हूं। मैंने बेटा एक डेफिनेशन पढ़ाई थी जिसका नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमने कहा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ये कोई नॉन करंट एसेट है, ये कोई नॉन करंट एसेट था जो एडमिन पर्पसेस के लिए यूज हो रहा था, या वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज हो रहा था, या वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज हो रहा था, या वो रेंटल इनकम कमाने के लिए यूज हो रहा था। अब मसला है, समझिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो एसेट्स इसमें फॉल करते हैं, दे आर कवर्ड अंडर IAS16 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दे आर कवर्ड अंडर IAS40। अब जरा गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। मैंने कहा एडमिन पर्पस, सर इफ देयर इज अ बिल्डिंग एंड आई एम यूजिंग इट करेंटली, इसे कहते हैं ऑनर ऑक्युपाइड। ऑनर ऑक्युपाइड मींस ऑनर इज यूजिंग पर्सनली। बेटा ये IAS16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, IAS40 में नहीं जाती। IAS40 में सिर्फ लैंड और बिल्डिंग जाएगी। ऐसी लैंड और बिल्डिंग जिसे आपने स्टॉक की तरह रखा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। शॉर्ट टर्म क्या, 3-4 महीने महंगी होगी, बेच दूंगा। बेटा ये चली जाएगी आपकी IAS2 में, ये तो इन्वेंट्री बन जाएगी। इधर भी नहीं आएगी, इधर भी नहीं आएगी। बेटा ऐसी लैंड या बिल्डिंग जिसे आपने कहा मैं किराए के लिए रखूंगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखूंगा, बेटा वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं, यहां चली जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास गाड़ी है और मैंने रेंटल पर्पसेस के लिए रखी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेरे पास गाड़ी है, मैं खुद इस्तेमाल करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैं गाड़ी को लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं सिर्फ कह रहा हूं नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग और लैंड के लिए स्पेशल एसेट, स्पेशल स्टैंडर्ड आया। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, अगर आप उसको खुद यूज करते हैं तो भाई वो फिर इधर इधर जाएगा। वाई? बिकॉज एडमिन पर्पज है। लेकिन अगर आप लैंड या बिल्डिंग को
यूज करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंट के लिए, तो इधर जाएगी। तो देखें, लैंड ली या बिल्डिंग खुद यूज की IAS 16, शॉर्ट टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन IAS 2 इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला जाएगा। जी क्लियर बात। सो एक तो स्टैंडर्ड सेल्स किसको डील करता है, बिल्डिंग को एंड लैंड को। अगर ऑनर ऑक्युपाइड है यानी हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किधर जाएगा ये IAS 16, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया कि जी महंगा होगा बेच दूंगा, किधर जाएगा IAS 2, ये इन्वेंट्री है। लेकिन अगर बेटा आपने इसको ले लिया कि मैं इसको किराए पर दूंगा या लॉन्ग टर्म साल दर साल रखूंगा और जब महंगा हुआ तब बेचूंगा, तो ये किधर चला जाएगा IAS 40 में। अब समझने की बात है, अक्सर बच्चे कहते हैं अगर हमने एक व्हीकल ले ली, गाड़ी ले ली और मैंने कहा 4 साल बाद महंगी होगी तो बेचूंगा, नहीं बेटा, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लव्स है और प्रॉपर्टी लव्स लैंड और बिल्डिंग के लिए। जी यहां तक किसी बात में कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बेटा हो तो पूछे। एनी इशू? क्लियर है सबको? सो एग्जांपल्स को देखते हैं जी, एग्जांपल्स को देखते हैं। इजी स्टैंडर्ड है, इंतहाई इजी स्टैंडर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? हमारे पास एक लैंड है और उसका हमने पर्पस क्या रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। तो वो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, अगर सपोज आई हैव अ लैंड एंड देयर इज अ कंफ्यूजन, ठीक है, देयर इज अ कंफ्यूजन कि भाई इसको हमने बेचना है, जल्दी बेचना है, लेट बेचना है। फॉर एग्जांपल उसका फ्यूचर ही डिटरमिन नहीं किया हुआ, हमने उसका फ्यूचर ही डिटरमिन नहीं किया हुआ, अनडिटरमिन्ड फ्यूचर है किसी लैंड का, अनडिटरमिन्ड फ्यूचर है किसी लैंड का। ठीक है कि जी क्या हम इसे खुद यूज करेंगे या हम इसे शॉर्ट टर्म में बेच देंगे। हेयर यू हैव ऑप्शन, हेयर यू हैव ऑप्शन। हम देखेंगे एंटिटी की हिस्ट्री क्या है। अगर हिस्ट्री ये कहती है कि वो नॉर्मली इस प्रॉपर्टी को IAS 40 में लेता है तो ले सकता है। सो इफ देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट अ प्रॉपर्टी, हमने एक प्रॉपर्टी ले ली एंड वी आर नॉट श्योर कि हम इसे रेंट पे देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे या खुद इस्तेमाल करेंगे, तो आपने ऐसी सिचुएशन में ना यू हैव एन ऑप्शन, आप इसे IAS 40 में रख सकते हैं। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ जब पेपर में, तो बंदा सोचे ना, मैं अगर नॉर्मली बिल्डिंग्स लेता ही बेचने के लिए हूँ तो भाई फिर ज्यादा चांसेस तो ये इसको भी बेच ही दूंगा। अगर मैं बिल्डिंग लेके खुद ही इस्तेमाल करता हूँ तो फिर ज्यादा चांसेस इसी बात के कि मैं इसको खुद ही इस्तेमाल कर लूंगा। या अगर मैं मिसाल के तौर पे बिल्डिंग को जल्दी जल्दी बेचता हूँ तो फिर जल्दी इसको भी बेचूंगा। लेकिन इफ देयर इज अ बिल्डिंग जिसका यूज अनडिटर्मिन्ड है, डेफिनेटली यू हैव चॉइस कि आप IAS 40 में रख सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। यहाँ स्टैंडर्ड ये नहीं का खा मखा 40 में रखो, नहीं, यू हैव अ चॉइस। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर डेवलपमेंट है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपकी इंटेंशन है कि हम इसको फ्यूचर में रेंटल के लिए यूज करेंगे या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यूज करेंगे, तो आप इसको IAS 40 में रख सकते हैं, आज से ही रख सकते हैं, आज से ही रख सकते हैं, कोई मसले वाली बात। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। ये तमाम की तमाम IAS 40 की प्रॉपर्टीज है।
लेकिन उन एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं कि जो IAS 40 में फॉल नहीं करती। सपोज अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है जिसे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल आउट करने लगे, तो बेटा फिर तो ये मेरी IAS 2 में इन्वेंट्री बन जाएगी ना। अगर बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी लेगा जिसे वो आमतौर पे बेच देता है, तो फिर तो ये IAS 2 में इन्वेंट्री बन गई ना। ठीक है, खुद बन गई। सपोज अगर कोई ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, या हमारी कोई प्रॉपर्टी है एंड आई एम इंटेंडिंग के फ्यूचर में मैं इसे ऑनर ऑक्युपाइड कर लूंगा, अभी अनडिटर्मिन्ड है, तो भाई वो फिर आज से ही IAS 16 में रखिएगा, उसे आज ही IAS 16 में रख दीजिएगा। ठीक है, अगर एक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड हमारी इंटेंशन है कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो हम इसे खुद यूज करेंगे। खुद यूज को क्या कहते हैं? ऑनर ऑक्युपाइड। तो ये तब भी किधर चली जाएगी? IAS 16 में। एक बहुत जबरदस्त किस्म की एग्जांपल आ रही है, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे एम्प्लॉयज के पास है। इस स्टेज पे ऑलमोस्ट सारे बच्चे टैक्स पढ़ के आए होते हैं। ये कहाँ जानी चाहिए? देखो, जब आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कॉलोनी बनाते हैं, बेशक आप उनसे रेंट भी ले रहे हैं, यहां मकसद प्रॉपर्टी बनाने का क्या था? एम्प्लॉयज से रेंट कमाना या नहीं, अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करना। यहाँ मकसद क्या हो सकता है? अगर कोई कंपनी अपनी एम्प्लॉयज के लिए कॉलोनी बनाती है, देखो आर्मी वाले अपनी एम्प्लॉयज के लिए बना लेते हैं, फैक्ट्रियां अपने एम्प्लॉयज के लिए बना लेती हैं, एयरफोर्स ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाया हुआ है। तो जब भी ये इदारे अपने एम्प्लॉयज के लिए रहने के लिए कोई जगह बनाते हैं, सो वहां बेसिक इंटेंशन क्या होती है? रेंटल इनकम कमाना या एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करना? एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करना। हम एम्प्लॉयज को क्यों फैसिलिटेट करेंगे? ताकि हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बहाल रहे, उनमें कोई मसला ना है। तो इसलिए बेटा ये जो है ना, ये IAS 16 में चला जाता है, क्योंकि यहाँ इंटेंशन वो नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, यानी कि ऑनर उसमें खुद रह रहा है, एंड हमने उसे डिस्पोजल के लिए रख दिया है, तो बेटा तब भी ये IAS 40 में नहीं जा सकती। रीजन देखो, अगर IAS 40 की प्रॉपर्टी है और अवेटेड डिस्पोजल है तो IAS 40, IAS 16 की चीज है अवेटेड डिस्पोजेबल है तो फिर हम IAS 16 में रखेंगे। IAS 2 की चीज है अवेटेड डिस्पोजल है तो IAS 2 में रखेंगे। सिंस लेते वक्त हमारी नीयत क्या थी कि हम इसको खुद यूज करेंगे, तो ये तो IAS 16 है। अब जब बेचने की बारी है तो आपके दिमाग में आ जाए, ओ हो ये तो कैपिटल एप्रिसिएशन कर रहा है। नहीं भाई, लेते वक्त देखना है कि प्रॉपर्टी जब ली उस वक्त क्या इंटेंशन थी। ठीक है जी, इसे देखें, कोई कंफ्यूजन हो क्लियर करें। अगर कोई पार्टली ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो फिर क्या करेंगे? सी, व्हाट इज पार्टली ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी? पार्टली ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पहले तो इसके ऊपर बात करें ना हम लोग कि पार्टली ऑक्युपाइड होता क्या है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो ऑनर ऑक्युपाइड है। ऑनर ऑक्युपाइड का मतलब क्या है? या आप सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज कर रहे हैं, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में यूज कर रहे हैं, या आप एडमिन पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेंटल टू अदर्स तो I40 में चला जाएगा ना, यानी कि कुछ हिस्सा इसका I16 में है। ऑनर ऑक्युपाइड मींस एडमिन पर्पसेस, सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज कर रहे हो। एंड कुछ इसका पोर्शन हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब या हमने रेंटल पर्पसेस के लिए रखा है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। अब आप एक फ्लैट वाली बिल्डिंग की मिसाल ले लेना, हो सकता है मैंने एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया हो जिसमें फ्लैट्स हो, तो कुछ मैंने खुद रख लिए, कुछ मैंने रेंटल के लिए रख दी, कुछ मैंने बेचने के लिए रख दी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज बिल्कुल हो सकती हैं। अब इस प्रॉपर्टी के साथ क्या करूं भाई? इसका तो कुछ हिस्सा I16 में चला गया और कुछ हिस्सा इसका IS40 में चला गया। अब क्या करें? तो इसके लिए रूल्स बनाए गए। रूल नंबर 1 क्या है कि भाई अगर दोनों पार्ट्स इतने अलग हैं एक दूसरे से कि वो अलग से बेचे जा सकते हैं या किराए पर दिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों पार्ट्स अलग से किराए पर दिए जा सकते हैं और अलग से बेचे जा सकते हैं, तो जो हिस्सा आपने किराए के लिए रखा है बेचने के लिए उसे I40 में रख लें, जो हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है उसे I16 में रख लें। यानी कि इफ पार्ट्स कैन बी सोल्ड और लीज्ड आउट, यानी कि रेंट पे दिए जा सकते हैं सेपरेटली, बिल्डिंग का नेचर ऐसा है, तो भाई जो हिस्सा ऑनर ऑक्युपाइड है उसे रख लें I16 में, और जो आपने रेंटल के लिए रखा है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है उसे रखते हैं आप I40 में। सपोज एक बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की, उसका मैंने 50% खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, 50% रेंट के लिए रखी है, तो 50 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। बट व्हाट इफ ऐसा नहीं हो सकता? देन बेटा हमेशा आपने यूज करना है I16, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही फॉल कर जाएगा, ठीक है। यस, हम IAS40 भी यूज कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली इफ इनसिग्निफिकेंट पार्ट इज ऑनर ऑक्युपाइड। यानी कि अगर एक बिल्डिंग है और उसके हिस्से अलग नहीं किए जा सकते, 50% हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, 50% हमने रेंटल की रखा है, तो अब जो हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोर्शन इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है ना, तो ये पूरी बिल्डिंग I16 में चली जाएगी, I16 में चली जाएगी, ठीक है। ऑनर ऑक्युपाइड मींस हेल्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, सप्लाई ऑफ गुड्स या खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक बिल्डिंग है उसका 80% मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ या 80% रेंटल के लिए रखा है और 20% मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 20 भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है बेटा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होगा लेस देन 10%। सो इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी और उसमें मैं सिर्फ 5% खुद यूज कर रहा हूँ और 95% रेंटल के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन की रखा है, तो अब बेटा जो मेरे पास पोर्शन है वो इनसिग्निफिकेंट है, आप I40 यूज कर सकते हैं, वरना आपने हर हालत में I16 को ही यूज करना है। देखें इसको,
since investment property is an asset, so उसका कोई recognition criteria होगा. So हम गालिया की तरफ जा रहे हैं फौरन से पहले. Where's गालिया? गालिया 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 माइक ओपन करो भाई. बताएं जरा एसेट का recognition criteria क्या होता है. कौन मजे करो. जी सर. What is recognition criteria of an asset? एसेट जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा. और दूसरा खुद यूज करेंगे. और नहीं है. वो था सवाल नहीं याद आ रहा. सॉरी सर. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट था और दूसरा नहीं आ रहा है. सॉरी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैं याद कराता हूँ आपको कि हमने क्लास में भी पढ़ा था. एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया दो होते थे. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बिल्कुल ठीक. कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. हर चीज की डबल एंट्री के लिए कॉस्ट चाहिए होती है. हर चीज की डबल एंट्री के लिए कॉस्ट चाहिए होती है. तो सबसे पहला क्राइटेरिया था इट वाज प्रोबेबल कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे. Second is cost can be measured reliably. ये पता है हमें भूल जाता है बार बार. हैदर क्या कहते हैं सर, बिल्डिंग फुली डेप्रिशिएट होने के बाद भी अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम इसको फिर I40 में रख सकते हैं. भाईजान आप बिल्डिंग को जब खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो ऑनर ऑक्युपाइड हुई I16 में जाएगी. ओके जी. सो नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी. कि अब बात आ ही गई है कि कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. तो हमें देखना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट होता था वैसे ही. हाँ हाँ आप रेंटल पर्पसेस के लिए यूज करें ना, फिर बाद में स्विच कर लें I16 से 40 में. इसमें क्या है, अभी करना सिखाएंगे. बेटा प्रॉपर्टी जब भी आपने खरीदनी है सबसे पहले तो उसकी आ जाती है परचेज प्राइस. सपोज मैंने एक जायदाद खरीदी है 1000 रुपए की, मिसाल ले रहा हूँ. नॉर्मली प्रॉपर्टी के साथ कुछ लीगल फीसेज आती है. नॉर्मली जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसके साथ कुछ लीगल फीसेज आती हैं. लीगल फीस में क्या होता है, ठीक है, कुछ हमसे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कट जाते हैं. वही I16, कोई रूल चेंज नहीं है. सपोज 50 रुपए के. बट अगर रिफंडेबल टैक्स है तो बेटा वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते. वो आपका सेपरेट रिसीवेबल होता है क्योंकि नॉन रिफंडेबल ही जाते हैं ना. इसके अलावा हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ सकती है. व्हाट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट? देखिए जब आप घर वगैरह ले रहे होते हैं ना, कभी कभार स्टाम्प पेपर वगैरह बनाने पड़ते हैं, ढेर सारे खर्चे आते हैं हमारे. ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकती है. गवर्नमेंट की ड्यूटियां पे करनी पड़ती हैं, ट्रांसफर की फी जिसको आप लोग कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा कभी कभार हमें लोगों को प्रोफेशनल फीस देनी पड़ जाती है. प्रोफेशनल फी क्या होगी, बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो तो बेटा उसमें आपको आर्किटेक्ट की फी देनी पड़ सकती है, मटेरियल की फीस देनी पड़ सकती है, ढेर सारी हो सकती है. अगर आप खुद बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन का सारा पैसा. नॉर्मली ये चीजें कॉस्ट में एडिड हो सकती हैं, शायद कुछ इतने की. दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. देखें इसको. ये तो इनिशियल मेजरमेंट की बात हुई. अब आप बात करते हैं स्पेसिफिक या आपकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की. इनिशियली तो आपने एसेट को इस तरह रख लिया, ठीक है. कुछ कॉस्ट है जो स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने कह दिया है कि जो कॉस्ट कैसा नहीं बनाई जा सकती. स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में लिख दिया गया है. सबसे पहली है बेटा स्टार्टअप कॉस्ट. किसी किस्म की भी स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है ना, वो हिस्सा. अब आपके मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसकी इनिशियल एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, नहीं नहीं भाई ये चीजें ना कॉस्ट में हिस्सा नहीं हो सकती. ठीक है. ऑपरेटिंग लॉसेस. ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं, मैंने एक फ्लैट्स बनाए किराए के लिए तो नहीं लग रहे,
उसकी मेंटेनेंस का खर्चा ही इतना ज्यादा, मैं कहता हूँ ऑपरेशनल लॉस हो गया भाई, नहीं ये कॉस्ट ऐसा नहीं हो सकता। एबनॉर्मल वेस्टेज, मैंने घर बनाया, किराए पे देने के लिए मुझे उसका रंग पसंद नहीं आया, मैंने फिर दोबारा रंग कराया, तो ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। ये चीजें कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन सकती। इनिशियल रिकग्निशन के बाद बात आती है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट बिल्कुल I16 की तरह ही है। I16 हमें अलाउ करता था कि बाद में आपका दिल चाहे तो एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखें और डेप्रिशिएट करें। तो स्टैंडर्ड में लिख दिया गया अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं तो बस I16 को फॉलो करें, और अगर आप चाहें तो वहां रीवैल्यूएशन मॉडल था, यहां उसकी जगह है फेयर वैल्यू मॉडल। यहां पे इसको इनकरेज किया जाता है। अगर आप पूछेंगे कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी किस में रखनी है, यहां रखनी है, कॉस्ट मॉडल में नहीं रखनी, कॉस्ट मॉडल में नहीं रखनी। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है तो फेयर वैल्यू मॉडल को यूज किया जाए, कॉस्ट मॉडल को ना यूज किया जाए। पहली बात, स्टैंडर्ड खुद मुंह से कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है तो आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है, कॉस्ट मॉडल यूज नहीं करना। तो दूसरी बात, अगर फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती तो मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे रखो। अब मैंने एक एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखा, बाद में उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती है तो भाई फौरन स्विच करके फेयर वैल्यू मॉडल पे जाए। पहली बात, सवाल ये उठता है कि फेयर वैल्यू मॉडल तो यूज होना चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी वर्थ पता नहीं लग रही होती? भाई जंगलों में होगी, रेगिस्तानों में होगी, कि सहराओं में होगी, या रेगी लरमा के इलाके में होगी, कहीं दूर दराज का इलाका है, या एक्टिवली ट्रेड नहीं होती प्रॉपर्टी, वहां फेयर वैल्यू नहीं मिल सकती। फेयर वैल्यू मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल से बहुत डिफरेंट है, एंड बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। सपोज अगर आपने 1 जनवरी को एक बिल्डिंग परचेज की 10 लाख रुपए की, 31 दिसंबर में जब आप आए तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू जब आपने डिटरमिन की हो चुकी थी 13 लाख रुपए। बेटा यहां गेन हुआ 3 लाख रुपए का, गिव मी अ मिनट, पेन शरीफ की इंक शरीफ खत्म हो गई है। अब बिल्डिंग होगी 13 लाख की तो हमें कितना गेन हुआ? 3 लाख का। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में गेन बुक कर दें। अब प्रॉपर्टी हो चुकी है 13 लाख रुपए की, अगले साल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हमने निकाली, वो हो चुकी थी 12 लाख रुपए, तो लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर दें। सो बेटा जब आपने एसेट लिया, सो हमने एंट्री की थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 10 लाख रुपए, बैंक या पेबल क्रेडिट 10 लाख रुपए। जब गेन आएगा तो प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ जाएगी, तो प्रॉपर्टी की कीमत 3 लाख से बढ़ गई भाई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 3 लाख, गेन क्रेडिट 3 लाख, और ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री करने की जरूरत नहीं। अगले साल नुकसान हुआ तो प्रॉपर्टी की वर्थ कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगी 1 लाख रुपए से, और लॉस ऑन वैल्यूएशन क्रेडिट डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। ये रही इसकी सिंपल सी एंट्रीज। जी सवाल हो पूछे।